वाई वाइफूज हस्बैंडो कल्चर इज ट्रैश। तो एनिमे कम्युनिटी के अंदर एक कल्चर जो बहुत ही तेजी से फेमस हो रहा है वो है हस्बैंडो या वाइफू कल्चर। सो कॉल्ड वीव्स के लिए भी वाइफू और हस्बैंडो बनाना एक कॉमन ट्रेंड हो चुका है। हो सकता है कि आप इस वीडियो में कहीं कहीं बातों से ऑफेंड हो जाओ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं नॉर्मल और न्यूट्रल एक्ट करूं। और जैसे ही भरी हुई कप में चाय और भरने से चाय बहने लगती है, वैसे ही अगर आप पहले से अपने ओपिनियन से, अपने प्रोस्पेक्टिव से इस वीडियो को देखोगे तो आप मुझे सही या गलत के रूप में जज करने लगोगे। चाहे मैं इसमें कितने भी अच्छे पॉइंट्स रख लूं, अगर आप मन में ये कहते रहेंगे कि मुझे बात नहीं माननी, मुझे नहीं समझना, तो आप मेरी बात को कभी समझ ही नहीं पाओगे। फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली कहते हैं कि एक बेवकूफ इंसान समझदार जवाब से भी नहीं सीख सकता, जबकि एक समझदार इंसान एक बेवकूफी भरे सवाल से भी सीख सकता है। तो वाइफू या हस्बैंडो किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर को कहते हैं जो एनिमे या उसी रिलेटेड मीडिया से होता है। उनके लिए किसी रियल लाइफ पर्सन के मन में रोमांटिक फीलिंग, या सीधा साधा कहा जाए तो वो उन कैरेक्टर से सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो। वाइफू कल्चर इंटरनेट पे एज अ जोक स्टार्ट हुआ था और इससे अजुमांगा दाहो नाम के एनिमे ने पॉपुलराइज किया। वाइफूइज्म फिक्शनल कैरेक्टर को ऑब्जेक्टिव डिजायर की तरह दिखाता है और ये ह्यूमन सेक्सुअल फैंटेसीज का ही एक्सटेंशन है। नॉर्मली जो लोग एनिमे कल्चर में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं भी होते, उनके लिए किसी रियल लाइफ एक्टर्स या सिंगर के लिए भी सेक्सुअल फैंटेसीज होना एक नॉर्मल चीज है। तो किसी भी एनिमे कैरेक्टर से सेक्सुअली अट्रैक्ट होना भी इससे बिल्कुल सिमिलर है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि लोगों को सोसाइटी को कैटेगरीज में बांटना बहुत पसंद है। मूवी का कल्चर हो, स्पोर्ट्स का कल्चर हो, वेब सीरीज का कल्चर हो या फिर एनिमे का कल्चर हो, जब भी किसी पर्सन का फेवरेट मूवी, स्टार, सीरीज, सुपर हीरोज के बारे में कुछ भी गलत बोला जाए तो उनके फैंस लोग गुस्सा होने लगते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उन एनिमे मूवी कैरेक्टर्स या सुपर हीरो से ऑब्सेस्ड होते हैं। दरअसल लोग अक्सर एनिमे कैरेक्टर्स या सुपर हीरो से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, अपनी मेमोरीज को, अपने ईगो को, क्योंकि उन कैरेक्टर्स में कुछ ऐसा होता है जो इन्हें भी चाहिए। इसलिए जब उन फिक्शनल कैरेक्टर्स या फिक्शन की बुराई होती है तो ऑब्सेस्ड लोगों के ईगो को भी हर्ट होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम उन्हें कुछ बुरा बोल रहे हो या फिर उनके किसी बॉडी पार्ट को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो उन कैरेक्टर्स या सीरीज को अपने सेल्फ या ईगो का ही पार्ट मानते हैं। पर वाइफू या हस्बैंडो कल्चर में ये चीज और बुरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की सेक्सुअल फैंटेसीज भी ऐड हो जाती है और लोगों में सेक्सुअल फैंटेसीज ही बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। अकॉर्डिंग टू सम थ्योरी, सेक्सुअल इमोशन का कनेक्शन किसी के स्ट्रेंथ से भी होता है। इसलिए जहां रैबिट जैसे वीक एनिमल ज्यादा ब्रीड करते हैं, वहीं टाइगर और एलिफेंट जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमल कम ब्रीड करते हैं। इसका एक छोटा सा रेफरेंस हमें केन्फेन असुरा के फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिल जाता है। वहाँ पे लोग एनिमे कैरेक्टर या उसी रिलेटेड मीडिया से सेक्सुअली ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने लिए एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, चाहे वो कैरेक्टर के साथ रहना हो या सोना। पर जब रियलिटी फेस करनी पड़ती है तो उन्हें अपने डिजायर के रिजेक्शन की फीलिंग का सामना करना पड़ता है। एनिमे कैरेक्टर को ओवर सेक्सुअलाइज किया जाता है। फिजिकली फ्लॉलेस बनाना, इनोसेंट दिखाना और उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। लोग फिक्शनल कैरेक्टर को किसी भी बेसिस पे कंपैरिजन करने लगे हैं, चाहे वो कौन है, बेस्ट वाइफू या हस्बैंडो के रूप में। इस कल्चर को बहुत ही नॉर्मली ट्रीट किया जाता है। जब क्रंची रोल अवार्ड्स में बेस्ट बॉय या बेस्ट गर्ल जैसे अवार्ड्स मिलने लगे, तब समझ लेना चाहिए था कि सोसाइटी अपनी बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अब ये आर्गुमेंट आ सकता है कि ये चीज गलत कैसे है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी चीज खुद से मिलती है बिना मेहनत के, वो भीख होती है। आज सोसाइटी में अल्कोहल, जंक फूड, सिगरेट्स, ये सब नॉर्मली बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। वैसे अलग अलग लोग की कंजप्शन में बहुत डिफरेंस होता है, पर अलग अलग लोग, इंडिविजुअल्स, सोसाइटी का सिर्फ पार्ट होते हैं, सोसाइटी नहीं होते। जो चीजें नॉर्मली ट्रेंड पे होती है, कन्वर्सेशन का पार्ट होती है, शेयरिंग के यूज में होती है, वही ये बताती है कि सोसाइटी किस पथ पर जा रहा है। और जो आज हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं मल्टीपल बर्थ और पिछले जन्म के फलों में यकीन नहीं करता, क्योंकि ये बिल्कुल भी इलॉजिकल है। और मैं नेचुरल टैलेंट के कॉन्सेप्ट पे भी डिसएग्री करता हूँ। इस तरह की अचीवमेंट के लिए लोगों को टफ कंडीशन और स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, और किसी डिजीज या डिसऑर्डर की वजह से पॉपुलर हो जाना सक्सेस नहीं होता। इसलिए किसी भी कैरेक्टर को उसके सेक्सुअली अट्रैक्टिव होने की वजह से प्रेस करना बहुत ही डम चीज होती है, और वैसी थिंकिंग रखना भी डम है। फिर ऐसे लोग होते हैं जो कि वाइफूज और हस्बैंडो के बीच में लड़ने की बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। लोग अक्सर लव और सेक्स के कॉन्सेप्ट को भी गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि लव एक सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस चीज़ है, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन इमोशन में लव भी आता है।
फिलोसोफर्स, पोएट्स, राइटर्स लव को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। लोग सेक्सुअल इमोशन को अक्सर लव समझ लेते हैं और इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है। आज की सोसाइटी लस्ट सेंटर्ड है और हर चीज़ को सेक्स से जोड़ती है, और मीडिया दोनों को केवल एसोसिएट ही नहीं करता बल्कि इनको कंक्लूजन की तरह भी प्रेजेंट करता है। दो तरह के इमोशंस होते हैं, पहला बेसिक इमोशंस, दूसरा डेवलप्ड इमोशंस। बेसिक फीलिंग जैसे कि हंगर, एंगर, सेक्सुअल डिजायर बेसिक इमोशन होती है जो कि हर एक हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन के जेनेटिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा होती है। जबकि ऐसी फीलिंग जिसे एक्वायर करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी, जैसे पेशेंस, एंगर कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे डेवलप्ड फीलिंग के कैटेगरीज में आती है। लव भी एक डेवलप्ड इमोशन है क्योंकि लव करना सीखना पड़ता है। अनकंडीशनल लव करना सबकी बस की बात नहीं होती। लोग अपने पेरेंट्स को ही घर से बाहर निकाल लेते हैं, किसी को भी मारते वक्त किसी भी तरह की सिंपैथी शो भी नहीं करते। धार्मिक मूर्तियां, फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट लव को कई तरह से डिफाइन करते हैं। और सेक्स की बात करें तो फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। जहां साइकोलॉजी में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने लव को इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट में डिवाइड किया है, वहीं ग्रीक माइथोलॉजी में इसे एरोस, फिलिया, इल्दस, स्टोर्गे, फिलितिया, प्रोग्रेमी और अगापे में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्रिश्चियंस ने अगापे को इस्तेमाल किया है लोगों को अनकंडीशनल लव को डिफाइन करने में। संस्कृत में लव को स्नेह, इनोसेंट लव को प्रिया, स्पिरिचुअल लव को प्रेमा और सेक्सुअल डिजायर को कामा कहा गया है। स्क्रिप्चर्स में लव को एक सेल्फलेस इमोशन कहा गया है, पर ये इमोशन डेवलप करना पड़ता है क्योंकि पेरेंटल लव में भी कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने ईगो से कनेक्ट कर लेते हैं। ऑपोजिट सेक्स के बीच में सेक्सुअल ग्रीड होती है, चाहे इदाद जैसे एंशिएंट एपिक हो या चाहे गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे मॉडर्न एपिक्स। सेक्सुअल ग्रीड को वॉर और केओस के रूट कॉज की तरह सिंबलाइज किया गया है। लोग उनकी वाइफू या हस्बैंडों के रियल ना होने की वजह से सैड हो जाते हैं, जबकि अगर वो रियल होते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 into 100 0 ही होता है। अ मैन गेटिंग एनीथिंग फॉर व्हाट ही इज नॉट वर्दी इनफ इज लाइक अ बेगर। मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स मोमेंट्री प्लेजर को लॉन्ग टर्म पेन और मोमेंट्री पेन को लॉन्ग टर्म प्लेजर का कन्वर्जन बताकर डिफाइन करते हैं। नीड से ज्यादा मोमेंट्री सेक्सुअल प्लेजर में इंडल्ज होना एनिमलिस्टिक नेचर का साइन होता है। ऐसे में वाइफू या हस्बैंडो कल्चर जैसे चीजों को नॉर्मली सपोर्ट करना, प्रमोट करना बेवकूफी है। इसलिए वाइफू और हस्बैंडो कल्चर ट्रैश है। समझदार लोगों को सिर्फ खुद को बचाए रखने की जगह अगेंस्ट पे बोलना चाहिए इसके, और लोगों को एडवाइस करना चाहिए कि इससे दूर रहे ताकि सोसाइटी के कुछ इंडिविजुअल का बेनिफिट हो सके। तो गाइज मैंने जितने पॉइंट्स हो सकते थे मैंने वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे आपके सामने रखे हैं। हो सकता है आपको ये पसंद ना आया हो, पर क्या कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।